मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। मिरांश और रिदम अभी भी एक दूसरे के आमने सामने स्टेज पर खड़े थे। उन दोनों की आंखें बंद थी, वहीं पूरे स्टेडियम में हूटिंग चल रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने रिदम के होठों को छोड़ा और फिर धीरे से बोला, सी प्रिंसेस, मुझे जो करना होता है मैं कर लेता हूँ, और तुम बस देखती रह जाती हो। बाय द वे, माई फैन गर्ल, यू आर हैप्पी राइट? रिदम कुछ पल रुक कर बोली, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। जो तुमने मुझे सबके सामने। इतना बोलते वो रुकी और उसने अपनी नखरे चारों तरफ घुमाई। सबकी नज़र उन दोनों पर थी और ये देखते ही रिदम ने झट से मिरांश का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो इतने लोगों के सामने बहुत नर्वस फील कर रही थी। मिरांश ने रिदम का हाथ कसकर पकड़ और फिर उसका अपना हाथ ऊपर करके माइक पर बोला, सी दिस इज माई प्रिंसेस रिदम सिसोदिया एंड माई वाइफ, शी इज माई लकी चार्म, माई पार्टनर। ये सुनते ही रिदम हैरानी से मिरांश को देखने लगी थी। उसे लगा था कि ये नॉर्मल कॉन्सर्ट होगा, पर ये नॉर्मल कॉन्सर्ट से ज्यादा मिरांश रघुवंशी का रिदम सिसोदिया पर एक क्लेम नजर आ रहा था। मिरांश रघुवंशी पूरी दुनिया को बता रहा था कि कौन है उसकी वाइफ, और वो प्राउडली रिदम को प्रेजेंट कर रहा था। कुछ पल बाद मिरांश रिदम को लेकर सीधे बैक स्टेज की तरफ चला गया। रिदम अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे थे तुम सबके सामने मुझे अपनी वाइफ कैसे? मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस वाइफ को वाइफ नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? फिर कुछ और बोलते हैं, एक्चुअली स्पाउस बोलते हैं। आई नो, बट ये इंडिया है। इंडिया में नॉर्मल लोग ना हस्बैंड वाइफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? रिदम हैरानी से बोली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई वॉन्ट टू से कि। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे वही दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। रिदम की बोलती बंद हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मिरांश रिदम के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, लिसन प्रिंसेस, यू आर माई वाइफ, माई प्रिंसेस। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें मनाने के, तुम्हारी आंखों के सामने ये दिखाने के कि तुम किसकी हो। तुम यहाँ पर आराम करो, मेरा कॉन्सर्ट अभी तो खत्म नहीं हुआ है। एक गाना तुम्हारे लिए था, बाकी अपने फैंस को भी तो टाइम देना जरूरी है, राइट? बोलकर उसने एक बार आई विंक की और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही रिदम ने अपने दिलवाली जगह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वह खुद से बोली, ये इंसान मेरे दिल की धड़कन इतनी जोर से क्यों बढ़ा देता है? इतना बोलकर वो वही चेयर पर बैठ गई। इस वक्त वो मिरांश के मेकअप रूम में थी और वो मिरर के सामने उसकी ही चेयर पर बैठी थी। रिदम खुद को मिरर में देखते हुए बोली, पर वो की। इतना बोलते ही उसकी नज़र अपने होठों पर गए। रिदम ने एक बार अपनी उंगलियों से हल्का से अपने होठों को टच किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करती उसकी आंखों के सामने वो पल गया जब मिरांश ने अभी थोड़ी देर पहले उसे किस किया था। ये याद आते ही रिदम ने अपनी आंखें खोलकर बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? एक किस को लेकर इतना कैसे सोच सकती हूँ मैं? रिदम, ये मिरांश रघुवंशी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है ना? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बस फिर से कुछ सोचने लगी। करीब 2 घंटे में मिरांश का कॉन्सर्ट खत्म हुआ और वो जैसे बैक स्टेज पर पहुंचा, उसके नजरें रिदम की तरफ चली गई, जो कि उसके चेयर पर बैठे बैठे सोने लगी थी। मिरांश रिदम के पास गया और फिर वो वही घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। वो धीरे से बोला, आई एम वेरी मच लकी प्रिंसेस कि तुम मुझे मिल गई, अंधेरी रात की चांदनी, मेरी अंधेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी। बोलकर उसने रिदम को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर बीच में रुक गया। मिरांश तुरंत खड़ा हुआ और उसने गौतम को एक मैसेज किया, फिर रिदम की तरफ देखा जो कि आराम से सो रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम ऐसी क्यूट सी बनकर कुछ ज्यादा क्यूट लगती हो प्रिंसेस, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो, फिर से कोई बहस करो, पर अभी नहीं। बोलकर उसने झुककर रिदम को अच्छे से ब्राइडल स्टाइल में उठाया और फिर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। बैक स्टेज से निकलते हुए मिरांश रिदम को लेकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वही कुछ लोग उसे अभी भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी नज़र मिरांश की तरफ पड़ गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। वही मिरांश सबको इग्नोर करते हुए सीधे पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास गया। उसने रिदम को सीधे पैसेंजर सीट पर बैठाया कि तभी उसे एक कॉल आया। फोन पर अभिराज रघुवंशी का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही मिरांश के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो बैक सीट पर बैठा और फिर कॉल पिक करके बोला, क्या बात है दादाश्री, आज आपको मेरी याद क्यों आई? दूसरी तरफ से अभिराज बोले, कुछ सवाल है मेरे दिमाग में और तुम्हें उन सवालों के सीधे तरीके से जवाब देने हैं। मिरांश बाहर देखते हुए बोला,
फरमाए, कान खुले या मेरे सवाल पूछेंगे तो सवाल सुनाई देगा और अगर स्टेटमेंट देंगे तो स्टेटमेंट सुनाई देगी। अभिराज बिना किसी भाव के बोले, साहित्य और तुम्हारे जो आउटफिट थे, क्या उन्हें बदलवाने में तुम्हारा हाथ था? ये सुनते ही मिरांश के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने एक बार अपने बगल में सो रही रिदम को देखा और धीरे से बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसे काम करूंगा? मैंने कभी कोई हिंट दिया? अभिराज गुस्से में बोले, क्योंकि तुम ये कर सकते हो। मैंने देखा है रिदम को, जो तुम बार बार प्रिंसेस प्रिंसेस बुलाते रहते हो। और जब तुम इंडिया आए थे साहित्य की शादी के वक्त और तुम रिदम से मिले थे, तुम्हारा रिएक्शन जैसा था, मुझे याद है वो रिएक्शन। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, माय दादाश्री, अपने आवारा पोते को कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो आप, व्हाट अ टैलेंट। अभिराज कुछ पल रुककर बोले, अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी है तो सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या ये सब कुछ तुम्हारा ही हाथ है? और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो? मिरांश बीच में बोला, तो क्या कर लेंगे आप? ये सुनते अभिराज चुप हो गए और वो हैरान भी थे। मिरांश फिर से बोला, तो क्या कर लेंगे आप मिस्टर अभिराज रघुवंशी? बुढ़ापा आ चुका है, बीपी ज्यादा कम होता रहता है, थोड़ा संभल कर गुस्सा करिए। अगर ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो ऊपर पहुंच जाएंगे और ऐसे होंगे कि नीचे नहीं आ पाएंगे। यू नो वॉट आई मीन। अभिराज गुस्से में चिल्लाकर बोले, मिरांश रघुवंशी, भूलो मत किससे बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे सामने कोई हरा गहरा नहीं है, अभिराज रघुवंशी है, मत भूलो। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, अगर मैं भूलना चाहूं तो भी आप भूलने नहीं देंगे अभिराज रघुवंशी। अभिराज रघुवंशी, बोल बोल कर मेरे दिमाग में अपना नाम बिठा दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि आपका नाम क्या है, बार बार बोलना जरूरी नहीं है। और एक बात, इतना बोलकर वो एकदम से रुका और फिर उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते मिरांश बाहर निकला और फिर अभिराज से बोला, अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो सबूत लाकर दिखाओ। वो क्या है, ना कि कोई गुनहगार हो या ना हो, निर्दोष भी कबूल नहीं करता और गुनहगार तो कभी कबूल करता ही नहीं है, राइट। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अभिराज अपने फोन की तरफ देखते हुए बोले, बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी और साहित्य की नजरों में तुम्हारी औकात भी पता चलेगी मिरांश रघुवंशी। बाहर कोई खड़ा था जो अभिराज की सारी बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली थी। वैशाली तुरंत वहां से निकलकर अपने बेडरूम में पहुंची। उसकी नज़र विक्रांत की तरफ चली गई जो कि सोफे पर बैठा था और एक फाइल देख रहा था। वैशाली विक्रांत को देखते हुए बोले, डैड ने मिरांश से बात की? बात नहीं कि वो बहस की है उन दोनों के बीच। विक्रांत अपनी फाइल की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नया नहीं है, उनके बीच बहस होती रहती है। वैशाली वही बगल में बैठते हुए बोली, पर एक नई चीज सामने आई है। डैड को ये लगता है कि शादी में जो दूल्हे की पूरी हेरा फेरी सब गड़बड़ी हुई उसमें मिरांश का हाथ है। ये सुनते ही विक्रांत ने एकदम से सर उठाकर वैशाली की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी हुई थी। विक्रांत धीरे से बोला, पूरी बात? वैशाली कुछ पल रुक कर बोली, पूरी बात तो नहीं सुनी, मतलब सुनकर भी अच्छे से समझ नहीं आई क्योंकि मिरांश की बात नहीं सुनाई दे रही थी। पर इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विक्रांत ने वो फाइल उठाकर सीधे वैशाली की तरफ फेंकी। वो फाइल वैशाली के चेहरे से लगकर नीचे गिर गई। विक्रांत गुस्से में बोला, ब्लडी वुमेन, एक सिंपल सा काम है कि इस घर में जो भी बातें हो रही है हर बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए। तुमको ढंग से बातें भी नहीं ला पाती। वैशाली कुछ तो कर लो अपनी जिंदगी में। एक बेटा दिया तुमने, वो भी दिमाग से पागल, और अब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तुम उसमें मेरा साथ नहीं दे पा रही। कैसी हो तुम? पछता रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताते हुए, बोलकर विक्रांत गुस्से में वहां से चला गया। विक्रांत के जाते ही वैशाली की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसने वो गिरी हुई फाइल उठाकर खोलकर देखा। वो इवान की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहे थे। ये देखते ही वैशाली ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रात के करीब 3 बजे रिदम ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे वॉल क्लॉक पर गई। टाइम देखते ही वो धीरे से बोले, 3 बजे किसकी आंख खुलती है? बहुत गलत टाइम है ये। बोलकर उसने फिर से सोने की कोशिश की लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। रिदम ब्लैंकेट के अंदर खुद से बोली, बस रिदम से सो जा, इतना नहीं डरते। कोई भूत आकर मुझे नहीं पकड़ रहा। ये क्या बोल रही हूँ मैं? ऐसा नहीं होता कंट्रोल। बोलते हुए उसने अपनी नगरी चारों तरफ घुमाई। इस वक्त बेडरूम में कोई भी नहीं था। रिदम धीरे से बोली, ये मिरांश कहाँ पर चला गया?
वैसे तो हमेशा मेरे साथ रहता है, पर मुझे जब जरूरत है तब यहाँ से चला गया और मुझे सोता हुआ छोड़कर जाने की जरूरत चाहती। सारी लाइट्स की ऑफ की है इसलिए, बोलकर रिदम ने जल्दी से बेडरूम की लाइट्स ऑन की और फिर उसके अंदर नाइट स्टैंड पर गई। वहां पर पानी नहीं था। ये देखकर वो बुरी तरह चिढ़ गई क्योंकि उसे इस वक्त बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं रिदम बेटा, बस थोड़ा सा और चलकर जाना है किचन से पानी लेने और भागकर वापस आना है। बस भाड़ में जाए ये मिरांश रघुवंशी। बोलकर वो जल्दी से बद से उठी और फिर बाहर निकल गई। इस वक्त बाहर के सारे लाइट्स ऑफ थी और रिदम को पता नहीं था कि लाइट का कंट्रोलर है किधर। रिदम ऐसे ही नीचे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो किचन के अंदर थी। उसने जल्दी से सबसे पहले पानी पिया और फिर एक राहत के साथ लेकर बोली, नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि लोग पानी के बिना कैसे रहते होंगे। पता नहीं चलता कितनी प्यास लगी है, सो बैड। रिदम ने पानी का एक बोतल लिया और फिर वो जैसे जाने के लिए मुर्गी, उसे अचानक से एक आवाज आई। वो सुनते ही वो एकदम से रुक गई और उसने तिरछी नजरों से चारों तरफ देखा। हल्की हल्की डिम लाइट जरूर थी लेकिन मोस्टली अंधेरा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिदम मन में बोली, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स रिदम, कुछ भी नहीं है। सोचते हुए रिदम अपने कदम आगे बढ़ते जा रही थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस फील हुई। रिदम धीरे से बोली, मुझे पता है ये तुम हो मिरांश रघुवंशी। पर बोलकर मिरांश को देखा जो कि खुद उसकी तरफ देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, अगर तुम मेरे सामने हो तो मेरे पीछे कौन है। बोलते हुए उसने रोनी शक्ल बना ली। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। रिदम नीचे सीढ़ियों के पास खड़ी थी और वो ऊपर मिरांश की तरफ देख रही थी जो कि खुद उसकी तरफ देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, कौन है मेरे पीछे। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल रिदम ने चिल्लाते हुए बोतल घुमाकर सीधे अपने पीछे मारा। उसके ऐसा करती सामने से किसी लड़के की चीखने की आवाज आए। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई। रिदम ने अपने सामने गौतम को देखा जो अपने सर पर हाथ रख खड़ा था और उसकी आंखें बंद थीं। रिदम ने कुछ पल हैरानी से गौतम को देखा और फिर वो धीरे से बोली, पागल पागल हो क्या। ऐसी कौन करता है। अंधेरे में कोई किसी के पीछे खड़ा होकर चुपचाप रहता है। क्या सीधे सीधे लाइट ऑन करके सामने से बोल नहीं सकते कि तुम हो। गौतम चिल्लाते हुए बोला, सीरियसली भाभी, एक तो आपने मेरा सर फोड़ दिया, ऊपर से आप मुझे डांट रही हो। ये सुनते ही रिदम की नज़र एक बार गौतम के सर की तरफ गई और फिर उसने अपने हाथ में पड़ी बोतल को देखा। वो बोतल नीचे करते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। आई वॉज रियली स्कैर्ड, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज सॉरी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, रिलैक्स प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम जैसे ही मुड़ी वो एकदम से मिरांश के सीने से टकरा गई। रिदम कुछ पल रुककर बोले, मैंने सच में जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है मेरी हालत खराब हो गई थी। एक पल को लगा कि मेरा। मिरांश बीच में बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, आई नो ओके। बोलते हुए उसने रिदम के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। रिदम सच में बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अभी उसका रोने का मन कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी गौतम को चोट लग चुकी थी। तभी निधि वहां आकर बोली, मैं सारे लाइट ऑन करके अब यहाँ पर पहुंची हूँ और मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। गौतम तुम मेरे साथ आओ। बोलकर वो सीधे गौतम को रूम की तरफ ले गई। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें बिलीव है ना मुझ पर। मैं किसी को जानबूझकर। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस मुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्या। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके। बोलते हुए वो उसका गाल सहलाने लगा था। रिदम बिना कुछ बोले अब बस मिरांश की आंखों में देख रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश उससे बोला, प्रिंसेस तुम्हारे पास ना एक डिवाइस है जिसे आजकल की आम लैंग्वेज में फ़ोन कहते हैं। उसे यूज़ करके तुम किसी को कॉल कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो। तुम्हें पता है। रिदम धीरे से बोली, ये तुम। इतना बोलते ही उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो गुस्से में बोली, तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग प्रिंसेस, जो तुम्हें समझ में नहीं आता। बोलकर उसने रिदम को छोड़ा और फिर 2 कदम पीछे हटकर उसे गौर से देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखा पपाकर रिदम धीरे से बोली, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। मिरांश अपनी भाषा चढ़ाते हुए बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। रिदम झट से बोली, बिल्कुल प्रॉब्लम है, तुम ऊपर खड़े थे। तुम्हें शायद मेरे पीछे खड़ा गौतम भी दिख गया था लेकिन तुम तब भी कुछ नहीं बोले। मैंने उसे बोतल से मार दिया और तब जाकर के लाइट्स ऑन हुई। क्या हो रहा है यहाँ पर।
मिरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, प्रिंसेस, आई एम वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन इंसान ही हूँ। मुझे भी कभी कभी चीज रजिस्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, ओके। रिदम कुछ बोलती कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, भाभी। ये सुनते ही रिदम ने मुड़कर गौतम की तरफ देखा। उसके फोरहेड पर हल्का हल्का लाल निशान हो चुका था जो कि थोड़ा सूजा हुआ भी था। गौतम रिदम की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, भाभी, डोंट फील गिल्टी, ओके। गलती मेरी भी है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली आपको नहीं पता लेकिन मैं यहीं पर था। मैं और मीर भाई स्टडी रूम में थे। मैं बस किसी काम की वजह से नीचे आया था। आई एम रियली सॉरी। रिदम धीरे से बोली, गलती तो मेरी है, इतनी ज्यादा लग गई। बोलते हुए वो जैसे ही गौतम के फोरहेड को टच करने वाली थी कि तभी मिरांश ने पीछे से रिदम का हाथ पकड़ा और झुककर उसके कान में बोला, प्रिंसेस केयर दिखाने के लिए छूना जरूरी थोड़ी होता है। और अगर तुम्हें छूना है तो तुम्हारे पास तुम्हारा मिरांश है, जितना चाहे उतना टच करो, कोई नहीं रोकेगा। ये सुनते ही रिदम ने एक बार तिरछी नजर से मिरांश को देखा और अपना हाथ छुड़ाकर वो तुरंत ऊपर भाग गई। गौतम मिरांश को देखकर बोला, मीर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर भाभी मेरे फोरहेड को टच करने वाली थी तो आप मुझे नहीं डांटोगे। मिरांश गौतम को देखते हुए बोला, जस्ट शट अप, ओके। निधि, गेस्ट रूम रेडी है। निधि छत से बोली, यस मीर भाई, गेस्ट रूम रेडी है और मैंने गौतम को बता भी दिया है। मैं इसे खुद छोड़ आऊंगी। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, छोड़ना है, रुकना नहीं है, ओके। बोलकर वो भी ऊपर चला गया। उसके जाते ही निधि ने गौतम को देखा जो कि ऑलरेडी उसे देख रहा था। वो झट से बोली, छोड़ूंगी, रुक नहीं रही मैं। गौतम धीरे से बोला, पर मैं तो चाहता हूं कि तुम रुक जाओ। ये सुनते ही निधि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वही मिरांश जैसी बेडरूम में पहुंचा उसके नजरें रिदम की तरफ चली गई जो कि बेड पर बैठी हुई अपने नेल्स को बाइट करते हुए सामने देख रही थी। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने मिरांश की तरफ देखा और उससे बोली, अब तुम्हें काम नहीं है। वैसे तो तुम मुझे यहाँ पर सोता हुआ छोड़कर चले गए। तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे अंधेरे से कितना ज्यादा डर लगता है। मैं अंधेरे में एक सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकती, पागल होने लगती हूँ मैं। मिरांश उसके पास बैठते हुए बोला, और तुम्हारा पागलपन में तो मजा आता है प्रिंसेस, जब तुम डरी से हमीसी। रिदम बीच में बोला, ओ माय गॉड, कैसी बातें कर रहे हो तुम सिंगर बेशक अच्छे हो, तुम्हारी आवाज पर सब मर सकते हैं। मैं भी मार सकती हूँ लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो दिखता नहीं है और जब दिख रहा है वो तुम होकर भी नहीं हो, तुम पागल हो। मिरांश उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, पागल को पूरी दुनिया पागल बोलती है और जो खुद पागल होते हैं वो खुद भी दूसरों को पागल बोलते हैं। बोलकर उसने लाइट्स ऑफ कर दी। अब पूरे बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी। वही रिदम कुछ पल ऐसे ही बैठी रही और फिर धीरे से बोली, तुमने मुझे इनडायरेक्ट पागल बोला। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत कम है। तुम्हें चीज समझने में बहुत टाइम लगता है और दिस इज नॉट गुड फॉर यू। रिदम गुस्से में बोली, तुम खुद को समझते क्या हो। बोलते हुए वो घुटनों के बाल खड़ी हो गई। मिरांश उसका हाथ पकड़कर बोला, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलकर उसने रिदम को खींचकर बेड पर लेटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो खुद भी उसके पास लेट गया। कुछ पल की शांति के बाद रिदम धीरे से बोली, सुनो। मिरांश उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सुनाओ। रिदम कुछ पल रुककर बोली, वो ना इतना सोने के बाद ना अब मुझे नींद नहीं आ रही। और मिरांश बीच में बोला, 3:30 बज रहे हैं प्रिंसेस, अगर तुम्हें नहीं सोना तो मुझे सोने दो क्योंकि नींद तुम्हारी पूरी हुई है, मेरी नहीं। और मुझे तुम्हारे बिना नहीं सोना। बोलकर उसने एक बार रिदम के कंधे पर हल्का सा किस किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम कुछ पल वैसे ही लेती रही और फिर उसने साइड में रखा अपना फोन उठा लिया। मिरांश उसे हक किए हुए आराम से सो रहा था जबकि रिदम फोन में लगी हुई थी। सुबह के करीब 8 बजे जाकर रिदम को वापस नींद आने लगी। उसने अपना फोन वैसे साइड में छोड़ा और वो खुद भी मिरांश के साथ वैसे सो गई। सुबह के 11 बजे जब रिदम की आंखें खुली तब उसकी नजरें मिरांश पर गई जो कि अभी भी उसे हक करके आराम से सो रहा था। ये देखते ही वो मन में बोली, ये तो मॉर्निंग पसंद है, तो इतनी लेट कैसे। बोलकर उसने मिरांश का हाथ अपने पेट से हटाया और वो जैसे ही उठी तभी मिरांश की आंखें खुल गई। इस वक्त मिरांश की आंखें हल्की लाल थी और वो बस रिदम की तरफ देख रहा था। रिदम धीरे से बोली,
क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे मिरांश? बोलते हुए उसने जैसे ही मिरांश के गाल पर हाथ रखा, मिरांश एकदम से होश में आकर बोला, नथिंग प्रिंसेस, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया मुझे। बोलकर वो जैसे ही उठकर बैठा तभी रिदम उससे बोली, क्या मतलब मेरे चक्कर में लेट हो गया? और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? बोलते हुए गौर से मिरांश के चेहरे की तरफ देख रही थी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, नथिंग प्रिंसेस एंड रिदम बीच में बोली, समथिंग इज हैपेंड, ओके, कुछ हुआ है, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। बोलते हुए वो अब तक मिरांश के बहुत करीब आ चुकी थी। वहीं इस वक्त मिरांश रिदम के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी। तभी रिदम उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोल ही रही थी कि तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, आई टोल्ड यू ना, कुछ नहीं हुआ। चुप नहीं रह सकती तुम थोड़ी देर? ये सुनते ही रिदम हैरानी से मिरांश को देखने लगी। मिरांश रिदम के बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, प्रिंसेस, अगर मैं एक चीज के लिए मना करूं तो मुझे भड़काया मत करो। डोंट एवर डू दैट। बोलकर उसने एकदम से रिदम को छोड़ा और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। रिदम ने एक बार वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और फिर खुद से बोली, ये क्या था? मैंने तो आउट ऑफ कंसर्न पूछा पर इतना गुस्सा। कोई बात नहीं करो गुस्सा, आई डोंट केयर। बोलते हुए वो गुस्से में बेड से उठी और बाहर जाने लगी। बाहर आते ही ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिदम धीरे से बोली, इस इंसान के लिए क्यों रो रही हूं मैं? नो रिदम सिसोदिया, स्टॉप क्राइंग। पर रोना आ रहा है। कैसे चिल्ला गया वो मुझ पर। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिदम अपने आंसू साफ करते हुए बगल वाले एक गेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मिरांश जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई जो लगातार बजे जा रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से साहित्य बोला, मिरांश, दादू को माइनर हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हुए हैं, प्लीज़ रिदम को लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये सुनते ही मिरांश बिना किसी भाव के बोला, आई एम बिजी। साहित्य गुस्से में बोला, मिरांश, ये जिद करने का वक्त नहीं है, इस वक्त पूरी फैमिली का यहाँ पर होना जरूरी है, मुझे तुम और रिदम आज के आज ही यहाँ पर चाहिए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, अभिराज रघुवंशी, कल टपकने की बात बोली और आज इन्होंने प्लानिंग भी कर ली। खुद तो जाएंगे लेकिन मेरा टाइम भी वेस्ट करेंगे, सीरियसली। बोलकर उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। मिरांश खुद से बोला, शिट प्रिंसेस। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर गया। उसे पता था कि रिदम कहाँ हो सकती थी। बगल वाले गेस्ट रूम के अंदर जाते ही मिरांश ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर उसे रिदम कहीं नहीं दिख रही थी। रिदम को ढूंढते हुए मिरांश सीधे गेस्ट रूम के क्लोजेट के पास पहुंचा। वहां रुककर उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल वो वॉक इन क्लोजेट के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने एक स्लाइडिंग डोर खोला और फिर उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गई जो कि नीचे चुपचाप बैठी हुई थी और उसके हाथ में टिश्यू पेपर का बॉक्स था। रिदम ने जैसे ही सर उठाकर मिरांश की तरफ देखा वो धीरे से बोली, क्या है? ये सुनते ही मिरांश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। कैसे मनाएगा मिरांश रिदम को? क्या मीरम उदयपुर जाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए।